ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। सुनो, शादी के बाद हम पहली बार बाहर आए हैं। तुम एक्साइटेड नहीं हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चारों तरफ इतना घना जंगल, ठंड भी बहुत ज्यादा है। जगह तो अच्छी है, फिर भी पता नहीं कैसा इनसिक्योर जैसा लग रहा है। खैर जाने दो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और ये तो स्वाभाविक है ना? झूठ मत बोलो। हाँ, इस जगह को चुना है तुमने, पर एकदम बेस्ट स्पॉट है। तुम्हारे टेस्ट से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, समझे? वो तो तुम मुझसे ज्यादा जानती हो मैडम, लेकिन बंगलो का बेस्ट रूम तो हमने ही बुक किया था ना, एकदम ऊपर वाला घर। सुना है बहुत बढ़िया घर है। ओह माय गॉड, कितना स्वीट है ये बंगलो। ऑसम। लेकिन कोई देख नहीं रहा। यहाँ पर कोई नहीं है क्या? सिक्योरिटी, अरे भाई हमारी बुकिंग है, ये देखिए बुकिंग का कागज। हम लोगों ने वो ऊपर वाला घर बुक किया है। कितने आश्चर्य की बात है, तुम्हारी बातों का कोई जवाब ही नहीं दिया। और देखने में कितना अजीब है, एकदम भूत के जैसा। अरे बाप रे, यहाँ पर भूत है क्या? रहने दो, ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, ये क्या जी? वो इस कमरे को क्यों खोल रहा है? हमने तो ऊपर वाला कमरा बुक किया है। वो घर तो नहीं मिलेगा मैडम, ऑफिस की तरफ से मना कर रखा है। मजाक कर रहे हो क्या? उस कमरे के लिए हमने ज्यादा चार्ज दिए हैं, अब मना करने से नहीं चलेगा। टॉयलेट खराब है मैडम, अभी तक साफ नहीं किया है, और ये घर सबसे अच्छा है। अब रात भी हो गई है, कौन साफ करेगा? ठीक है, कल देख लेंगे। लो ये सामान घर के अंदर कर दो। और हाँ, यहाँ पर लाइट की क्या व्यवस्था है? घर के अंदर मोमबत्ती है, जला लीजिएगा। कितना बदतमीज आदमी है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है उस कमरे में जरूर कोई और बात है। हम एक काम करते हैं, वो चौकीदार जब चला जाएगा उसके बाद हम कमरे में घुसे तो एक बार सोच कर देखो जी, घूमने के साथ साथ एडवेंचर का मौका हमेशा नहीं मिलेगा। घूमने में एडवेंचर, आइडिया तो अच्छा है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि दरवाजा बाहर से पीटने लगता है और फिर सिक्योरिटी कहता है, आप लोग खा लीजिए सर, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। और मैडम, उस घर में घुसने की कोशिश मत करिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। सुनो, ये आदमी हमारी बातें चुपके से सुन रहा है, तुम कुछ करो। अरे धीरे बोलो, वो सुन लेगा। ये क्या, कमरे में इतना सारा लकड़ी क्यों है? मुझे कुछ अजीब सा जला हुआ सा स्मेल आ रहा है। ओहो, अच्छा सुनो, जल्दी जाकर थोड़ी लकड़ियाँ लेकर आओ, तो अभी आग जलानी पड़ेगी। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी बगल वाले कमरे से अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है और सुनाई देता है, क्या कर रहे हैं आप लोग इस घर में? इस घर में मैं नहीं निकल पाऊंगी, तो तुमने सोचा तुम बच जाओगे? मैं नहीं मैडम, मैं नहीं, आपको मारने वाला है आपका पति। राजीव सर, मुझे पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया उसने। मैं आपका गवाह बनकर उससे पकड़वा दूंगा। मुझे बचा लीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए। सिक्योरिटी और नीतू अपने पति दोनों को एक खंबे से बांध देती है और मसाल जलाकर वो दोनों को जलाते जाती है और कहती है, मैं वो तुम्हें मौका नहीं दूंगी, जलकर मरने में कैसा लगता है देखो। रुकिए, मैं अपने आंखों के सामने ऐसे किसी को जलकर मरते हुए नहीं देख सकता। कौन है आप? क्या हुआ था आपको? सारी बातें हमें बताइए। हाँ, सारी बातें हमें बताइए। मेरे पिताजी बहुत अमीर थे और मैं उनकी एकमात्र बेटी थी। मेरा नाम नीतू है। मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक फॉरेस्ट ऑफिसर से करवा दी, और शादी के बाद पिताजी ने कहा कि उनकी संपत्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार है, लेकिन ये संपत्ति किसी और के नाम पर नहीं हो सकती थी, यहाँ तक कि मेरे पति के नाम पर भी नहीं। और ठीक इसके बाद मेरे पिताजी चल बसे। मैं नहीं जानती थी मेरे पति उस संपत्ति को पाने के लिए मुझसे शादी की थी, और उसने एक दिन मुझसे कहा था, देखो, शादी के बाद तुम्हें जरा सा भी आराम नहीं मिला, चलो कुछ दिनों के लिए कहीं घूम कर आते हैं। पर कहाँ? अरे बाबा, तुम्हारा पति एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, किसी भी वन विभाग के बंगलों में बुकिंग मिल जाएगी मुझे। बोलो कहाँ जाओगी? आप जहाँ ले चलेंगे एक बड़ी अच्छी जगह है। समझा? देवन नहीं, देवन, वहीं चलेंगे घूमने।
उसके बाद हम दोनों इस बंगले में घूमने आए थे। मेरे पति ने पहले से ही चौकीदार के साथ मुझे मारने की योजना बना रखी थी। इतने पैसे दूंगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो राजू। इतने पैसे में कब तक इस गरीबी की जिंदगी जियोगे? इस तरह के काम का रिस्क लेना पड़ेगा। अगर मैं पकड़ा गया तो? वो सब मैं समझ लूंगा, सिर्फ आग को सही समय पर लगा देना होगा। राजू एकदम सिंपल काम है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ देना। सारा काम यही तमाम कर दूंगा और घर जाकर कहूंगा कि बाग उठाकर लेकर चला गया। मुझे कितने रुपए देंगे आप? 10 लाख तैयार है तुम्हारे लिए। जब काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें वही बैग ला कर दे दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम लोग 7 दिन के अंदर ही आ जाएंगे। उसके बाद हम दोनों यहाँ घूमने आए थे और फिर इन दोनों ने मिलकर मुझे इस घर में मार डाला। क्या कह रही है? मेरी आत्मा ने उन्हें बातें करते हुए सुन लिया था। कैसे भी करके मुझे शैतान पति को मारने होगा, तभी मुझे आजादी मिलेगी। दीदी, ये केस कई महीने पहले मेरे पास आया था, आज मेरा यहाँ आना हुआ। ये तो बहुत फायदे की बात हो गई। दरअसल सुधा एक पेशे से वकील थी। इसके पास ये केस 6 महीने पहले आया था, इसीलिए उसको ये जानकारी हो गई थी। इसीलिए वो नीतू को पूरी तरह समझाने की कोशिश करती है। आप हमारा काम हमें ही करने दीजिए। तुम कौन हो? मैं वकील हूँ और सरकारी दफ्तर से यहाँ घूमने और आपके केस के बारे में तहकीकात करने आई थी, लेकिन दोनों एक साथ ही हो गए। इसका मतलब तुम यहाँ पर आई हो केस सॉल्व करने के लिए? मैं हमेशा आपकी सेवा में हूँ और अब मेरा कर्तव्य है दोषी को उसके किए की सजा दिलाने की। अब मैं आजाद हूँ, मुझे इंसाफ मिल गई। अब मैं आजाद हूँ। इतना सुनते ही नीतू की भूत वहाँ से चली जाती है। फिर सुधा और किशोर दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और कोर्ट में जाकर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड और नीतू का पति दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा देती है। आजमगढ़ गांव में एक जमींदार का घर था जो 200 साल से जंगल के बीचों बीच खड़ा है। एक समय में आजमगढ़ गांव बहुत ही समृद्ध था, लेकिन महामारी बीमारी फैलने की वजह से रातों रात वो गांव खाली हो जाता है। गांव वालों के साथ ही जमींदार के वंश के सारे लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। बस वो घर ही वहां अकेला रह जाता है, जिसके साथ आज भी एक बहुत पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। अब वहाँ सिर्फ कुत्ता और कौवा ही दिखाई पड़ते हैं। रविवार के दिन सुबह के समय गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी विदेशी गाड़ी आकर रुकती है और ये देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं और उस गाड़ी से एक 30 से 35 साल का नौजवान उतर कर आता है, जिसका नाम था अशोक कुमार सिंह। उसके साथ उसका वकील मनोज खोसले। गांव के मुखिया से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि अशोक ही उस जमींदार के वंश का अंतिम जीवित उत्तराधिकारी है। उसे 200 साल पुराने इस घर के बारे में पता चला था, इसीलिए वो विदेश से आजमगढ़ आया ताकि वो अपनी सारी पुरानी संपत्ति को बेचकर उनसे पैसे प्राप्त कर सके। उन लोगों के पास जो नक्शा था उसे साफ पता चल रहा था कि सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि आसपास के और भी 10 गांव की सारी संपत्ति के मालिक वो ही थे। गांव की सारी संपत्ति का मालिक आजमगढ़ के जमींदार का वो आखिरी उत्तराधिकारी था, जिससे लोग उससे नाराज थे क्योंकि उनकी मेहनत से बनाए हुए घर द्वारा और खेत जमींदार का वो आखिरी उत्तराधिकारी हड़प लेगा। ये सुनकर गांव के सभी लोग ये फैसला करते हैं कि वो लोग कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ अशोक ये सोचता है वो इतनी दूर आया ही है तो क्यों ना अपने पुश्तैनी घर को भी देख ले, क्योंकि दोबारा फिर कभी वो आएगा या नहीं ये तय नहीं था। इसी वजह से वो वहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा गांव वालों ने उसे मना किया और उसे कहने लगे कि वहाँ ना जाए। लेकिन कौन जानता था कि आखिर क्यों। अशोक कुमार सिंह वंश का आखिरी उत्तराधिकारी अशोक सिंह अपने उस पुश्तैनी घर की तरफ आखिर क्यों बढ़ता चला जा रहा था। वे लोग एक दरवाजे के सामने आकर रुकते हैं और वो दरवाजा लोहे का था जिसमें जंग लगी हुई थी। अशोक के पैर जैसे ही उस घर के आंगन में पड़े वैसे ही वहाँ के सारे पक्षी कोलाहल मचाने लगते हैं। अचानक ही वहाँ आंधी उठती है। वकील डर कर 2 कदम पीछे हट जाता है और कहता है, सर आज इस घर में नहीं जाते हैं, दूसरे दिन हम लोग कुछ लोगों के साथ यहाँ जाएंगे। वकील साहब आपकी उम्र हो गई है, अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए। आखिर सुबह के समय आपको घर की कौन सी चीज से डर लग रहा है बताइए जरा। और वैसे भी ये हमारे पूर्वजों का घर है, इतनी दूर आकर मैं ये ना देखूं कि आखिर हमारे वंश की क्या गरिमा थी। अगर आपको डर लग रहा है तो आप बाहर ही खड़े रहिए। आपको डर नहीं लगता? लेकिन यहाँ का आसपास का माहौल देख रहे हैं, कैसे पशु पक्षी कर रहे हैं और एकदम से आंधी भी कैसे आ गई। गाँव में तो इतना शांत माहौल था, मुझे इसी सबसे डर लग रहा है। आप ही जाइए, मैं बाहर ही खड़ा रहता हूँ। इतना कहकर वकील बाहर ही खड़ा रह जाता है और अशोक घर की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे ही वो घर का दरवाजा हल्के हाथ से छूता है वो दरवाजा आवाज करके खुल जाता है
वो चौंक कर देखता है कि वहाँ पर जरा भी धूल मिट्टी का नामो निशान तक नहीं है। वहाँ की चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने वहाँ की हर एक चीज को बहुत प्यार से सजा कर रखा है। अशोक कुमार सिंह चिल्लाकर अपने वकील को बुलाता है। वकील साहब, आप अंदर आ जाइए। जरा देखिए, राज किसे कहते हैं, आखिर अफवाहें फैलती कैसे है, ये आप यहाँ आकर खुद ही समझ जाएंगे। वकील डरते हुए जमींदार के घर के अंदर जाता है और अंदर जाते ही वो भी चौंक जाता है। अरे ये इतना साफ सुथरा घर, लेकिन गाँव वाले तो बता रहे थे यहाँ पर कोई नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ के लोग यहाँ पर आराम से रह सके, इसीलिए कुछ लोगों ने यहाँ पर भूत है ऐसी अफवाह फैलाई है। आइए, अब यहाँ आ गया हूँ तो ये सब देख लेता हूँ, फिर उसके बाद ही पुलिस से बात करके सब कुछ किया जा सकता है। वो लोग घर के अंदर की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो लोग चलते चलते एक दरवाजे के सामने आकर खड़े होते हैं। अचानक ही कमरे के अंदर से घुंघरू के बजने की आवाज आने लगती है। अशोक दरवाजे को धक्का देकर कमरे के अंदर घुसता है। कौन है इस कमरे में? अरे ये क्या? वो लोग देखते हैं उस कमरे में तो कोई भी नहीं था। क्या घुंघरू की आवाज आपने भी सुनी थी, है ना? नहीं, मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं थी। भूत के डर से सिर्फ आपकी आंखें नहीं बल्कि आपके कान भी बंद हो गए हैं। यहाँ इस कमरे में जरूर कोई न कोई राज तो है। जरूर यहाँ पर किसी ने स्पीकर या माइक्रोफोन छिपा कर रखा है जिससे वो लोगों को डरा सके। नहीं, इस तरह मैं अपने पूर्वजों के घर को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। सब ठीक है, तो हम लोग शहर जाकर, हम लोग नहीं, आप तुरंत ही शहर जाकर कोर्ट से ऑर्डर लेकर पुलिस को अपने साथ लेकर आइए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पहरा नहीं दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अकेले यहाँ पर? हाँ, अभी दोपहर है, शाम होने के पहले आप वापस आ जाओगे। यहाँ दिन के समय में किसी बात का डर नहीं है। फिर वकील के जाने के बाद अशोक कमरे में घूम घूम कर देखना शुरू करता है। बड़ी अजीब बात थी, जमींदार के घर के बाकी सभी कमरे साफ सुथरे थे, सिर्फ इसी कमरे में मकड़ी की जाल और धूल मिट्टी थी। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो लोग पूरा घर साफ सुथरा रखते हैं और इस कमरे को साफ नहीं करते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या इसी कमरे में कोई राज तो नहीं? अशोक मकड़ी का जाल हटाकर उस कमरे के अंदर प्रवेश करता है। उस कमरे में घुसते ही उसे घुटन सी होने लग जाती है। उस कमरे की दीवार पर एक बहुत ही पुरानी एक नर्तकी की तस्वीर दिखाई पड़ती है, जिसके बगल में एक और तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन वो पर्दे से ढकी हुई थी। वाह, क्या बात है, ये नर्तकी कितनी सुंदर है। अशोक के इतना कहते ही उस तस्वीर से आवाज आती है। तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये घर मेरा है और मेरी हवेली है, तुम चले जाओ यहाँ से। अशोक की आवाज सुनकर बहुत डर जाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही कमरे का गेट बंद हो जाता है, जिस वजह से अशोक बहुत ही डर जाता है। वो दम दबा के घर से बाहर निकलकर गांव की तरफ भागने लगता है। फिर गांव के एक बुजुर्ग से कहता है, बाबा, वो हवेली में एक कमरा, एक तस्वीर है, वो तस्वीर से आवाज आती है और वो कहती है मेरा घर है। मुझे बहुत डर लगा, मैं वहाँ से भाग गया। आप लोग लगता है सच्ची कह रहे थे। ये बात लगभग 150 साल पुरानी है। तुम्हारे बाप दादाओं ने एक रूपा नाम की लड़की को नृत्य के लिए हवेली में लेकर आए थे और उसी का नृत्य हर रोज देखते थे। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उस रूपा ने अपने आप को आग लगा ली और उस हवेली में मर गई। तब से वो हवेली में कोई नहीं जाता और अजीब अजीब सी आवाजें आती है। लेकिन तुम तो परदेसी हो, तुम्हें ये सब कैसे पता होगा? लेकिन बाबा, मैं अंदर गया था, देखा मैंने, पूरा हवेली साफ सुथरा था। लगता था कोई वहाँ पर हर रोज साफ सफाई करता है। यही तो बात बेटा अभी तक किसी को समझ भी नहीं आया है, इसीलिए हम सब उस हवेली की तरफ कभी नहीं जाते हैं। एक बार तो वो छोड़ देती है, लेकिन दोबारा जो भी जाता है उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती। अशोक बुजुर्ग आदमी को ऐसा कहते हुए देख सभी गाँव वालों से माफी मांगता है और गाँव छोड़कर चला जाता है और फिर कभी लौटकर गाँव में नहीं आता।